रिब्स से डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन कांटेक्ट में रहती है उसे क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेंगे हम। और जो इनर है, जो इनर लेयर है या इनर प्लूरा जो होती है, प्लूरा, इसे क्या कहते हैं, वेसेरल। इनर का मतलब ही विसरल होता है, ठीक है, विसरल प्लूरा, ठीक है। तो ये लेयर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। अंडरस्टैंड? हो गया? और ये कैसे कांटेक्ट करती है, लंग्स सरफेस, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट क्या है, लंग्स सरफेस। ओके, जो फेफड़े की सरफेसेस होती हैं उनसे कांटेक्ट किसका होता है, विसरल प्लूरा का होता है। ओके, लिखिए। ओके, अब देखो लंग्स के अंदर क्या होता है, सरफेक्टेंट मटेरियल होता है। क्या होता है, सरफेक्टेंट मटेरियल होता है। ये जो सरफेक्टेंट मटेरियल होता है ये क्या करता है, जो लंग्स है ना, उनको कोलैप्स होने से बचाता है, और साथ में जो फ्रिक्शन लगता है, जो सांस लेते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो स्टर्नम है, जो रिब्स है, स्टर्नम, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। अभी समझा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले की सारी व्यवस्था बना के दी, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द लंग्स। लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कौन करते हैं, रिब्स, है ना। इसके बाद स्टर्नम, ये जो बोन होती है यहाँ पे जो होती है बोन बीचों बीच वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। ओके, और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी, है ना, तो जो यहाँ पे थोरेसिक रीजन में जो यहाँ पे होती है उन्हीं को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या करती है, हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, क्लियर, नोट कर लेंगे। अब देखो सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट बस इतना याद कर लो, सरफेक्टेंट ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन, ठीक है। क्योंकि रिस्पायरेशन जब होता है, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो टेंशन लगता होगा इसके ऊपर, फेफड़े के ऊपर, है ना, लंग्स के ऊपर। तो उस टेंशन को, उस खिंचाव को कम करने का काम कौन करता है, सरफेक्टेंट, ठीक है। बस इतना याद करो, यही आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ओके, हो गया।
इसके बाद चलते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के मतलब यहां से लेकर के, है ना, अंदर होंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। वहां तक का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। एक भी लाइन छोड़ने लायक नहीं है, ठीक। जितना लिखा दें वो सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो एयर है उसको कंडक्ट कराया जाता है, उसको वहां तक भेजा जाता है, ठीक है। जो हवा है, मतलब ऑक्सीजन होगी और भी गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली ऑक्सीजन को वहां तक भेजा जाता है, ठीक है। और उसके आगे डिफ्यूजन होता है। यहाँ तक क्या है, पूरी एयर जितनी भी है वो पाइप में डाल दी गई और आगे भेज दी गई, कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है। तो ब्रोंकियोल तक क्या होता है, कंडक्शन होता है फॉर एयर। तो यहाँ पे लिख लो एयर, एयर का कंडक्शन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। अंडरस्टैंड। अब अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्लस डक्ट जो है एल्वियोलाई, है ना, यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, तो इसको हम लिख लेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंडक्शन और यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्या डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, परासरण, है ना। अब ये ना जानो, ठीक। मतलब ये है कि अगर हम जो परफ्यूम है उसकी बोतल को अगर जरा सा भी ओपन करते हैं, तो जो परफ्यूम है, जो बोतल है उसके अंदर परफ्यूम बहुत ज्यादा है, बाहर कम है ना। तो उसका जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस इस धरती पर है, अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो वो कम मात्रा की ओर ऑटोमेटिक चलने लगता है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। वही कहानी यहाँ भी होती है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, है ना, तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड की ओर भागने लगेगी, ठीक है। ये डिफ्यूजन होता है, ये हमारी बॉडी में भी ऑटोमेटिक होता रहता है, क्लियर, क्लियर, ठीक है। लिख लो फटाफट। ये हो गया, इसको याद कर लेंगे हम। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो हम वही वही बातें बताएंगे जो हमारे काम की, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कुटिकाएं, है ना, एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो है यहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, एल्वियोलाई। तो आपको एक्चुअल वर्ड पकड़ना होगा, ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है,
एल्वियोलाइज में होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो क्या होगा इसमें, O2 इन एंड CO2 क्या, ठीक है। तो यही तो रेस्पिरेशन है। ओके, सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी बस आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, और हर स्टेप पे एक क्वेश्चन आपका तैयार होता चल रहा है। ठीक है, मिलेगा ये क्वेश्चन 100% लिख करके रख लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम बात करते हैं थोरैसिक चैम्बर की, थोरैसिक चैम्बर है ना, एक दिन हमने आपको बताया था कि यहाँ से हिस्सा ऊपर का जो है गले तक का, ये क्या है, थोरैक्स रीजन है। ठीक है, और इसमें जो खाली जगह है पूरी, ये थोरैसिक कैविटी है, इसी को थोरैसिक चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, और नीचे साइड में कमर से यहाँ तक का हिस्सा एब्डोमेन होता है ना। तो ये मैंने उस दिन बताया था आपको डायग्राम बना के। ठीक, तो थोरैसिक चैम्बर जो होता है, ये हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है, ये अगर हम बात करते हैं डोर्सल साइड में, अगर डोर्सली बात करें, ठीक, तो जो डोर्सली है ये कौन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, रीढ़ की हड्डी, और डोर्सल साइड क्या होता है, पीठ का रीजन। ठीक, वेंट्रल साइड क्या होता है, पेट का रीजन, है ना, सामने। ठीक, और लेटरल साइड किनारे। ठीक है, ये हो गया डोर्सली कैसे बन रही है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर, वर्टिब्रल कॉलम के। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वेंट्रली, सामने हो वेंट्रली, तो वेंट्रली कौन कौन है भाई, स्टर्नम, सामने कौन सी बोन है, स्टर्नम। ठीक, और लेटरल साइड में अगर बोले, लैटरली किनारे के साइड में अगर बोला जाए तो बताओ क्या है, रिब्स है। रिब्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पसलियां, वेरी गुड। ठीक है, क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। ठीक है, तो जो थोरैसिक चैम्बर है, अगर डोर्सल साइड में देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, वेंट्रल साइड में देखा जाए तो स्टर्नम बनाता है, और लैटरली देखा जाए तो रिब्स बनाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया, थोरैसिक चैम्बर बन गया। ओके, और इसके अंदर क्या है, लंग्स है, हार्ट है ना, लंग्स है और हार्ट है। ठीक, नोट कर लो। ये हो गया लेटरली। ठीक, अगर हम बात करते हैं लोअर साइड, इसकी बात करें लोअर साइड, ये भी तो देखना है, और लोअर साइड में कौन है, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम, और डायाफ्राम ओनली एंड ओनली कहां प्रेजेंट होता है, मैमल्स में। ठीक है, तो मैमल्स का एक कैरेक्टर भी है ना, जैसे हमारी बॉडी पर एक्सटर्नल पिन्ना और हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डायाफ्राम पाया जाता है। तो जितने भी मैमल एनिमल हैं उन सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको, डायाफ्राम मिलेगा। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट। देखो एनाटॉमी अच्छे से समझ लो, फिजियोलॉजी में कुछ नहीं। ठीक, जिसको एनाटॉमी नहीं आती है वो फिजियोलॉजी का क्या करेगा, है ना। ठीक है, तो फिजियोलॉजी बहुत आसान होती है बेटा। ठीक, अच्छा डायाफ्राम का अगर शेप आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछ ले, शेप, तो ये क्या होता है, डोम शेप। कैसा है, डोम। डोम को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, गुंबद। ठीक है, गुंबद, है ना, जैसे मंदिर या मस्जिद की इस तरीके से बनाई जाती है ना, जो छत होती है, उसी को कहते हैं डोम।
दिस इज द डोम शेप। ओके, तो डायाफ्राम जो होता है उसका एक्चुअल शेप इस तरीके से डोम शेप माना जाता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से याद कर लें, नोट डाउन। हो गया, लिख लिया बेटा? ठीक, अब देखो, ये है थोरैक्स। क्या है? थोरैक्स। ठीक, तो जो थोरैक्स होता है इसके अंदर जो खाली जगह होगी, ठीक है, शरीर में कहीं भी कोई खाली जगह अगर दिख जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैविटी। क्या कह देते हैं? कैविटी कह देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से थोरैक्स में जो खाली जगह है उसे क्या कहोगे बेटा? थोरैसिक कैविटी। ठीक, अब लंग्स है हमारे पास, ठीक है, और लंग्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं टेक्निकल भाषा में या मेडिकल भाषा में, उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी, है ना। जब भी कभी फेफड़े की किसी को बीमारी होती है, खास तौर से टीबी, है ना, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? पल्मोनरी डिपार्टमेंट जाते हैं। ठीक, फेफड़े से रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो, सांस लेने से समस्या हो, तो उसे कहाँ भेज दो? पल्मोनरी। ठीक है, क्योंकि लंग्स के लिए स्पेशल टर्म बनाया गया, क्या? पल्मोन। ठीक है, वहीं से आया पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो इसके अंदर कौन सी कैविटी होगी बेटा? पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, कौन सी होगी कैविटी? पल्मोनरी कैविटी। अब देखो, अगर कोई भी चेंज टी और सी, थोरैसिक कैविटी, अगर कोई भी चेंज थोरैसिक कैविटी में होता है, ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कहां पे? पल्मोनरी कैविटी। समझ में आई बात? नहीं समझे? ठीक है, अगर थोरैसिक कैविटी में, मान लो थोरैसिक चैम्बर है हमारा, थोरैसिक कैविटी है, इसमें कोई भी चेंज आ रहा है, देखो थोरैक्स का क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, तो इसी तरीके से जो अंदर लंग्स हैं उनकी जो कैविटी है उसका भी वॉल्यूम क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इसलिए हम एयर को ज्यादा अंदर ले सकते हैं, है ना। देखो, है ना, पुलिस पुलिस वालों में क्या होता है? जब पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं, है ना, फिजिकल में, वो क्या चेक करते हैं? सीना, है ना, एक बार नॉर्मल और एक बार सीने को फुलाकर, है ना, तो उसमें देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी है इस बंदे के अंदर कि कितनी देर तक ये खूब लंबी सांस लेकर के भी जिंदा रह सकता है ना। तो ये कहानी है। तो मतलब जो भी चेंज आपका थोरैसिक कैविटी में होगा वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा बेटा? पल्मोनरी कैविटी में। नोट डाउन। हो गया? ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है ना, नीट में आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग याद करें। हो गया? हाँ बेटा।
गया। अब हम चलते हैं कुछ और बातें। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो एनाटॉमी खत्म हो गई। ठीक, लंग्स तक पढ़ना है, एल्वियोलाई तक, तो वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक, अब हम कहाँ चलते हैं? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे हेडिंग छोटी सी ले लो, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? ब्रीदिंग। क्या होगा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड टर्म एंड ब्रीदिंग इज ए लिटिल टर्म। ठीक है, तो ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम। हर एक चीज टेक्निकली पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में आपसे टेक्निकली ही पूछेगा। ठीक, तो ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कह दोगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। ठीक है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा? O2 आएगी अंदर और CO2 जाएगी बाहर। ठीक है, इन आउट। ये तो वेंटिलेशन में होता है ना? कहते हैं कि अगर सफोकेशन हो रहा है रूम में तो वेंटिलेशन के लिए क्या करो? खिड़कियां खोलो। ठीक, तो उससे क्या होगा? जो अंदर CO2 भरी है वो बाहर चली जाएगी और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। दिस इज नोन एज, सॉरी, ऑक्सीजन अंदर आएगी एंड दिस इज नोन एज वेंटिलेशन। ठीक है, क्लियर? फिर दूसरा स्टेप क्या है? जो दूसरा स्टेप है ये क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ये अभी हमने जो समझाया आपको, है ना? क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस का डिफ्यूजन होगा, इन्हीं गैसेस का डिफ्यूजन होगा, है ना? अब यहां से कहां जाएगा? जो गैसेस हैं वो कहां पर जाएंगी? ब्लड वेसल में जाएंगी और आगे टिश्यू में जाएंगी। ठीक है, जहां पर उनका काम। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस का क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि एल्वियोलर मेम्ब्रेन से कहाँ पे जाएंगे? ब्लड वेसल में, है ना? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर चौथा स्टेप क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ठीक है, फिर से, और डिफ्यूजन होगा कहां पर? ब्लड से कहां पर? टिश्यू। ठीक है, ब्लड से टिश्यू एंड टिश्यू से ब्लड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो टिश्यू से ब्लड में आएगी और ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये दो स्टेप हैं डिफ्यूजन के। ठीक, बाकी तो डिफरेंट। फिर क्या है? पांचवा स्टेप, यहां पर क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ O2। यूटिलाइजेशन ऑफ O2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बाहर जाएगी। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, और ये हम आज नहीं पढ़ेंगे। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन फिजियो में हम नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे स्टेप हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम कहाँ सीखेंगे? प्लांट्स। ओके, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, एटीपी कैसे बनती है, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में जानेंगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया?
और एक बार हमारे साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, है ना। बोलने से, लिखने से, सुनने से, देखने से याद हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसको याद करना है। स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन आपको पांचों ऐसे टिप पर 5 उंगलियों पर याद होने चाहिए। पहला ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, बोलो भाई। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहाँ पे होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक। चौथा स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड टू टिश्यू, ठीक। यूटिलाइजेशन ऑफ, फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम सेल, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में आएगा लास्ट, ठीक। तो इसको अच्छे से हम इसी तरीके से याद कर लेंगे, ओके। और पूछेंगे हम नेक्स्ट टाइम, मिटा दें, ठीक। तो अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कौन कौन सी होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। तो अगली रीडिंग हमारी क्या पड़ेगी, सबसे पहले ब्रीथिंग। ब्रीदिंग, तो यहाँ पर जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग में क्या होता है, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो जाएगी लंग्स को, ठीक। और जो लंग्स की एयर है ये आएगी बाहर, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होगी ब्रीथिंग, ठीक। इसको समझने के लिए हमने लिखा दिया है, ये एग्जाम में आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, नोट कर लो वैसे। अच्छा, जैसे किसी चीज को अगर आपको शक करना है, क्या करना है, शक करना है, ठीक है। जैसे मिल्क जब हम पीते हैं स्ट्रॉ डाल के, या जूस पीते हैं स्ट्रॉ डाल के, है ना, तो हम क्या करते हैं, निगेटिव प्रेशर अपने अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक। और निगेटिव प्रेशर जब क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारा सब्सटेंस है ना, उसमें गिलास में, वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर हमने अंदर क्रिएट किया, उसकी वजह से सक्शन से पूरा जो मटेरियल है वो हमारे बॉडी में आ जाता है, ठीक। ठीक वही कहानी हमारे सांस लेने के दौरान होती है, ठीक। तो जो लंग्स हैं इनके अंदर कैसा प्रेशर होता है, निगेटिव प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है, निगेटिव प्रेशर होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी प्रेशर कैसा होता है, दैट इज निगेटिव, ठीक है। लिख लो पल्मोनरी प्रेशर कैसा है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है। निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर कैसा है, निगेटिव। अब मेनली ये होता है सांस लेने के दौरान, ठीक है। अब जब एक्सपायरेशन हम कर रहे होते हैं, ये तो इंस्पायरेशन की बात हो गई, यहाँ पे भी लिख लो इन इंस्पायरेशन, ठीक। लेकिन जब एक्सपायरेशन की बात करते हैं, जब सांस हम बाहर की ओर छोड़ते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दो बातें एक साथ लेकर के चलोगे तो भूलोगे, कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक को याद करो और दूसरे को अपोजिट करो, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें ये साथ साथ चलेंगी, ठीक। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग इंस्पायरेशन पे, किस पे चले, इंस्पायरेशन।
स्टेप होते हैं, एक होता है एक्सपायरेशन और एक होता है इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सांस अंदर कैसे लेना है। इंस्पायरेशन, तो इसको हम कहते हैं बेटा ब्रीथ इन, मतलब सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ब्रीथ इन, इंस्पायरेशन, ठीक। तो इसमें देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायाफ्राम, क्या है, डायाफ्राम, ठीक है। और क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। ये है, ये कहाँ पे है, बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है, यहाँ पे पसलियों के बीच में जो मांस होता है ना, जो मसल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक। तो ये क्या करती हैं, जनरेट करती हैं, सब मिल करके जनरेट, ये क्या करेंगी, जनरेट करेंगी प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अभी समझा रहे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या, अंतर, डिफरेंस, ठीक। मतलब बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो अंदर ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर अंदर का ज्यादा है तो बाहर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये काम कौन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का, डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती हैं, जो रिब्स के बीच में पाई जाती है मसल्स, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। नोट डाउन। हो गया, डालें, अब देखो इंस्पायरेशन करने के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये थोरेसिक कैविटी, ठीक। थोरेसिक कैविटी को इधर के साइड भी बढ़ना है इंस्पायरेशन में, है ना, ऊपर साइड भी बढ़ना है, नीचे भी बढ़ना है, और आमने सामने मतलब आगे पीछे भी बढ़ना है, ठीक है। मतलब ये वेंट्रल रीजन है, ये भी फूल जाए, और डोर्सल रीजन है, ये भी फूल जाए, साइड में भी फूल जाए, है ना, और नीचे के साइड भी बढ़िया फ्लैट हो जाए, जगह बढ़ जाए, ताकि जब हम सांस लें तो खूब सारी सांस अंदर चली जाए, है ना, खूब सारी एयर अंदर चली जाए, ठीक। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है कि डोर्सल साइड भी वॉल्यूम बढ़ता है, वेंट्रल साइड भी बढ़ता है, मतलब सभी साइड, चारों साइड में क्या होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, पल्मोनरी कैविटी में, ठीक। तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जब हम सांस अंदर की ओर लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लंग्स को पहुंचेगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, हम ज्यादा देर तक एनर्जी ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो टेस्टिंग की जाती है पुलिस की, है ना, सीना फुला के और एक नॉर्मल सीने,
ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्पायरेशन में, जो इंस्पायरेशन है इसमें क्या होगा, पहले स्टेप कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या, डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल जब आप सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर की ओर तो डायाफ्राम पहले ऐसे था, ठीक है, नॉर्मल शेप ऐसे होता है, ठीक, डोम शेप। लेकिन जब सांस लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कैसे हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसे रहेगा तो एरिया कम है ना, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम, ठीक। लेकिन जब ये ऐसे फ्लैट हो गया तब इसका देखो चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जो मसल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और डायाफ्राम अब कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया, ठीक है, सीधा हो गया, फ्लैट हो गया, ओके। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या मसल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ये रिब्स को क्या कर देगी, रिब्स को क्या कर देगी, अप साइड में खींच देगी, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो देखा होगा कि जो पसलियां हैं ये ऊपर की ओर जाती हैं, गई, है ना। सभी लोग करके देखना, ठीक है, रूम पे तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो रिब्स है वो कैसे जा रही है, रिब्स ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ये मसल्स जो यहाँ पे इंटरनल कॉस्टल मसल्स है, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो क्या करती हैं, रिब्स को अप साइड में लेकर के जाती है, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम है ये क्या करेगा, इंक्रीज thoracic वॉल्यूम, ठीक है। क्या करेगा ये, वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है। किस एक्सिस पे, एंटेरो वेंट्रो एक्सिस में। अब ये क्या है, ऐसे लिख करके आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, एंटेरो वेंट्रो एक्सिस या एंटीरियर वेंट्रल एक्सिस। एंटीरियर हो गया ऊपर के साइड में, ठीक है, और वेंट्रल हो गया सामने पेट के साइड में, ठीक है। तो इधर के साइड में भी वॉल्यूम बढ़ गया और ऊपर के साइड में भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, स्टर्नम कर रहा है, क्लियर। इतना नोट कर लो बेटा। हाँ, यहाँ पे एंट्रो ना करो, डॉर्सो करो, क्या करो, डॉर्सो, ठीक है। इसको क्या कर लो बेटा, डॉर्सो कर लो, ठीक है, अभी बताएंगे। डॉर्सो मतलब क्या है, पीठ के साइड, ठीक। और स्टर्नम कहाँ है, वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल साइड में, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाता है आगे और पीछे साइड, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो अब बताओ इससे क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम सभी ओर बढ़ गया, ठीक, इन मसल्स की वजह से, ठीक। इनकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम अगर थोरेसिक कैविटी का बढ़ा है तो पक्का है पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ गया होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब जो थोरेसिक कैविटी है उसमें कोई चेंज हुआ तो कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, पल्मोनरी कैविटी, मतलब लंग्स की कैविटी में भी वो चीज देखने को मिली, ओके।
तो इससे क्या होगा, आगे इंस्पायरेशन होगा, सांस अंदर जाएगी। ठीक, और इस जो जो चीजें यहाँ पे हो रही है ना, इसी का उल्टा हो जाएगा किसमें, एक्सपायरेशन। ठीक, तो इसीलिए हम इंस्पायरेशन पे इतना टाइम दे रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ताकि हमें एक्सपायरेशन ज्यादा ना पढ़ाना पड़े। समझ में आई बात? ठीक, मिटा दें। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। ठीक, दूसरा लिखो एक्सपायरेशन। क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो इसे क्या कहते हैं, ब्रीथ आउट। ठीक, इसे क्या कहेंगे, ब्रीथ आउट। तो इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो इंस्पायरेशन में हुआ है उसी का क्या कर लो, उल्टा कर लो। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, डायाफ्राम क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होगा तो ये कैसा हो जाएगा, डोम शेप। ये भी पूछा जाता है कि एक्चुअली डोम शेप कब देखने को मिलता है, एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक है, दूसरा जो इंटरनल एक्सटर्नल या इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, है ना। ठीक, तो इससे क्या होगा बेटा, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर। तो जब हम सांस देखो बाहर छोड़ते हैं, सांस हमने अंदर ली, है ना, सीना फूल गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, और जब हमने सांस छोड़ी, है ना, देखो दब गया, ठीक है, कम हो गया। क्लियर। तो ये पूरी कहानी हमने सीखी, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ओके, अभी तक जो ना समझ में आया हो तो बताओ, आया, क्लियर। अब देखो कुछ मसल्स होती हैं, जैसे एब्डोमेन में है यहाँ पर। ठीक, मैं जानबूझ के स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, एब्डोमिनल मसल कहते हैं। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनिस वगैरह तमाम सारी। ठीक है, यहाँ पे मसल्स। ठीक, और जो रिब्स के अंदर होती है ना, रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स। उन्हें हम दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, है ना। तो जो इंटरनल अंदर के साइड में जो मसल्स होती है उन्हें क्या कहोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की हमने बात नहीं की, एब्डोमिनल मसल्स की हमने बात नहीं की। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लो यहीं पर। ठीक है, तो इसको लिखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ये किसकी है मसल्स, मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो नोट करो। ठीक है, मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन।
ये इंस्पायरेशन में हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं और एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं ये किसमें पार्टिसिपेट करती हैं? तो एक्सपायरेशन में। ठीक है, जब सांस को हम बाहर की ओर छोड़ते हैं तब। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कैसा हो जाता है? सीधा या फ्लैट। ठीक है, लेकिन जब एक्सपायरेशन होता है तो ये कैसा हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है ना, और बन जाता है डोम शेप। क्लियर? यही एग्जाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। इंस्पायरेशन हम लोग यहीं तक समझते थे कि सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, है ना। और ज्यादातर आप मेडिकल में जाएंगे तो वहां पर यही कहा जाता है कि बेटा सांस अंदर लो, बेटा सांस बाहर छोड़ो, है ना। डॉक्टर साहब स्टेथो लगा करके यही कहते हैं, सबसे पहला चेकअप तो यही करते हैं ना। ठीक, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। हम किससे कहें कि तुम सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो? हमारा जो पेशेंट है डॉग है, कैट है, गोट है, कैटल है, बफेलो है। कैटल मतलब गाय, है ना। बफेलो है, हॉर्स है। अब इन लोगों से हम कहेंगे, बर्ड्स हैं, इन लोगों से कहें बेटा सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, है ना। डॉग कहेगा भौ भौ क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, है ना। हाँ, कोऑपरेट करते हैं एनिमल, है ना। डॉग और कैट तो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, नहीं कैट नहीं करती है, लेकिन डॉग जो है समझा दो तो मान जाता है। ठीक है, कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स नहीं करते। तो उनमें हम लोगों को वो स्टेथोस्कोप लगा करके डायरेक्ट खुद से पता करना होता है कि क्या समस्या है। हाँ, वो सांस अंदर भी नहीं ले सकता है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन आप लोगों के यहाँ क्या है ना, मेडिकल्स में क्या है? पेशेंट ने सब कुछ बता दिया, बढ़िया कोऑपरेशन मिल जाता है, डॉक्टर फटाफट दवा लिख देता है ना। लेकिन हम लोगों के यहाँ इसीलिए देखो टाइम भी लग जाता है पेशेंट को ट्रीट करने में। ठीक, तो आप लोग अगर दिन भर में देखते हैं मेडिकल वाले 200 पेशेंट, है ना, तो एनिमल डॉक्टर अगर 50-60 देख ले बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है एक पेशेंट को ट्रीट करने में। ठीक, ये ज्ञान की बात है, इसलिए बता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेडिकल में क्या है, बच्चों में और एनिमल्स में एक ही तरीके से है, खुद ही से सब कुछ पहचानना है। छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें समझ में कुछ नहीं आता, है ना। पीडियाट्रिक्स कहते हैं, ह्यूमन पीडियाट्रिक्स, है ना, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। मेरा भी बहुत मन है पीडियाट्रिशियन बनने का। ठीक है, हम एनिमल के पीडियाट्रिशियन बनेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं बेटा एवरेज ब्रीदिंग की, अगर बात करते हैं, ये ह्यूमन की बात है, होगी कितनी होती है, कितनी बार सांस अंदर बाहर लेते हैं 1 मिनट में? बताओ, 12 से 16 बार। ठीक है, टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं। आज कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ये सब कभी याद नहीं किया जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, 12 से 16 बार। जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग क्या होती है? जब हम सोते हैं, स्लीपिंग टाइम में क्या होती है? स्लो हो जाती है। जब हम नींद लेते हैं तो उस टाइम पे सांस धीमी हो जाती है, और फिर कभी कभी सोते सोते ही सांस रुक जाती है ना। क्या देख रहे हो बालक?
ठीक है, मैसेज कर दो। ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है सोने के टाइम पे क्या हो जाती है बेटा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? अगर नॉर्मल ब्रीदिंग है तो इसे कहते हैं यूपनिया। क्या कहोगे? यूपनिया। यू माने ट्रू, क्या कहते हैं? ठीक है, यूपनिया। निया का मतलब सांस लेना। ठीक, यूपनिया क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग। एपनिया, एपनिया क्या है? मर जाएगा इसमें यार, है ना? एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। क्या है? एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। नोट करो, अगर सांस कोई नहीं ले रहा है तो साइंटिफिक टर्म में इसे क्या कहते हैं? एपनिया। हो गया बेटा? यूपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। माइनस मतलब एब्सेंस। ठीक है, हो गया? मिटा दे बेटा। ठीक, देखो हमारे शरीर में सांस कितनी तेजी से चलेगी, है ना, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे शरीर में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गई, ठीक, तो सांस बहुत तेजी से होगी, ऐसे। ठीक, और अगर कंसंट्रेशन कम है, ठीक, तो क्या होगा, सांस थोड़ा सा नॉर्मल चलेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, सांस ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, लिख लो। अच्छा, CO2 अगर इंक्रीज होती है तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी बेटा, फास्ट। ठीक, नोट करो। और क्या होगी, डीपर, डीप, है ना, ऐसे सांस लेंगे, है ना। अगर पल्मोनरी फंक्शन की बात की जाए, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, है ना, पल्मोनरी फंक्शन अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय इससे स्पाइरोमीटर, इससे स्पाइरोमीटर। ठीक है, तो ये अब फिजियोलॉजी में हम लोग पहुंच चुके हैं और फिजियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत बोरिंग टाइप का लगता है ना, थोड़ा लगा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। हमने बहुत सी चीज़ें कम कर दी हैं, है ना, सारी चीज़ें बताएं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन उतना टाइम है नहीं। ठीक, तो हमने जानबूझ के कम करके चीज़ों को बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम।
वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, कि कितनी क्षमता है और कितना आयतन, ठीक, जो रिस्पायरेशन है हमारा, ठीक, उसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। पहले टाइप का वॉल्यूम क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, वॉल्यूम, कैपेसिटी बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में चाहे एक्सपायरेशन और चाहे इंस्पायरेशन, चाहे एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है, दोनों में जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। मतलब सांस जब हम अंदर ले रहे हैं तब कितनी गैस अंदर गई, है ना, और जब सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं तब कितनी अंदर से बाहर आई गैस, ठीक है। ये है क्या, टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है बेटा, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे टीबी, और ये कितना होता है 500 ml। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो 500 ml गैस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब भी हम 500 ml मतलब आधा लीटर गैस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल, जैसे अंदर गई बाहर गई, ठीक है। तो हर बार हम क्या करते हैं, आधा लीटर गैस को अंदर लेते हैं और आधा लीटर गैस को बाहर लेते हैं। सभी लोग करके देखिए। नहीं नहीं, वो नहीं, ये गलत है, सांस खींचनी नहीं है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है, गई और बाहर आ गई, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज टाइडल वॉल्यूम। कितना है, 500 ml। कितना है, 500 ml, ठीक है, मतलब आधा लीटर। क्लियर। अब इसी से अगर आप लोग थोड़ा बहुत गुणा भाग कर लें, 500 ml एक सांस में, है ना, तो 12 से 16 बार होता है ये काम, है ना। तो लगभग ऐसे होता क्या है, 6 से 8 लीटर, क्या होगा, 6 से 8 लीटर एयर को इंस्पायर एक्सपायर किया जाता है ना, पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 6 से 8। क्लियर। तो ये भी लिख लो, हो सकता है पूछ ले, लेकिन आप ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये भले ही भूल जाना बट ये जरूर याद रखना है, ठीक है। नोट कर लो, अर्पित। अच्छा, गुड। ये सब एडल्ट की बात चल रही है, ठीक है, सब एडल्ट की बात चल रही है। फिर उसी के अकॉर्डिंग बेबी का भी निकाल लिया जाता है, वो जब आप पीडिया नर्सिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, वो सब बताएंगे। क्लियर। चिल्ड्रंस नर्सिंग, पीडिया नर्सिंग, है ना। हो गया बेटा, मिटा दे। चलो, एक बात आती है डेड स्पेस की, इसकी बात आती है बेटा, डेड स्पेस। तो डेड स्पेस क्या है, डेड क्या है, डेड मालूम क्या होता है, हैं? डेड स्पेस, ठीक है। तो ये देखो हमने आपको बना के दिखाया था, दिस इज, ये क्या है, इसोफेगस, ठीक है। ये ब्रोंकाई है और इनसे आगे क्या बनी, ब्रोंक्यूल बनी, है ना। तो हमने आपको बताया जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का हिस्सा कैसा होता है, कंडक्टिंग, क्या है, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक। तो डेड स्पेस जो होता है यही कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो
गैस एक्सचेंज। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होती। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है डेड स्पेस का, ये कितना होता है, 150 ml। कितना होता है ये याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 150 ml वॉल्यूम होता है डेड स्पेस का। ठीक, अब चलो बताओ, एक बूढ़ा आदमी है ना, और एक जवान, ठीक है, हेल्दी एकदम। ठीक, तो किसके अंदर डेड स्पेस ज्यादा होगा, बूढ़े में कि जवान में? क्यों? क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं इसलिए। सोचो, दिमाग लगाने वाली बात है। नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना कि वो बूढ़े हैं तो इसलिए उनके में हो गया, है ना, ज्यादा। बताओ, तो उनमें डेड स्पेस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो मरने की कगार पे है, कम हो जाएगा। तो यंग में क्यों होता है, यंग में क्यों होता है, यंग में डेड स्पेस ज्यादा क्यों होता है, अगर आप यंग में कहना चाह रहे हैं, है ना। देखो, जो यंग होते हैं, यंग एनिमल हो या यंग ह्यूमन बीइंग्स हो, है ना, तो उनकी बॉडी क्या है, देखो एकदम फिट एंड फाइन, है ना, एकदम सब सिस्टम टाइट। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो डेड स्पेस होता है, तो मतलब जो जितनी भी वेसल्स हैं या जो भी सांस की नलियां हैं, वो सब एकदम स्ट्रेट रहती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। ठीक, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वहां पे क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। देखो बहुत बूढ़े होते हैं तो उनका क्या होता है, गला वगैरह ऐसे बैठ जाता है ना, अंदर की। तो वहां पे क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और उससे क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, है ना। इधर देखो, उधर नहीं। ठीक है, उसमें चल रहा है, चलने दो, वो आ जाएगा, आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसलिए वहां पे डेड स्पेस क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर, तो नोट कर लो कि यंग एंड ग्रेटर देन ओल्डर, डेड स्पेस किसमें ज्यादा है, यंग्स में। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। क्लियर, हो गया, चलो मिटा दें। तो डेड स्पेस को अच्छे से बेटा याद कर लेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल वॉल्यूम नहीं भूलेंगे, कितना होता है, 500 ml। यूनिट, यूनिट भी ध्यान रखना, वहां लीटर लिख दिया तो गलत। ठीक है, 500 ml। ठीक है, कभी कभी हमें पता किया जाता है ना, हम लोग पता करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ये पैदा होने के बाद मरा है या पहले से मरा है। ठीक है, तो ये बात पता करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, डेड स्पेस का लेते हैं। ठीक है, तो जो डेड स्पेस है, ये बताता है चाइल्ड डेथ के बारे में। किसके बारे में, चाइल्ड डेथ, है ना, जो नया बच्चा पैदा हुआ है ना, वो उसके अंदर डेड स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि बच्चा बाद में मरा है या पहले मरा है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगर इसकी डेथ एस्फिक्सिया से हुई, एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया
एस्फिक्सिया मतलब दम घुटना, है ना। ठीक, अगर एस्फिक्सिया से हुई है तो क्या होंगे, लंग्स जो होंगे फ्लोट करेंगे, फ्लोट मतलब तैरेंगे, हाँ, इन वाटर। ठीक है, तो पानी में जो लंग्स है वो क्या करेंगे, फ्लोटिंग करने लगेंगे, है ना, तैरते रहेंगे। और अगर दम घुटने से नहीं हुई तो क्या होगा, फ्लोट नहीं करेंगे, पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये पीएम करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि मौत कैसे हुई होगी। ठीक है, तो ये तो चिल्ड्रन की बात हो गई, नेचुरल कंडीशन, है ना। और भी कंडीशन से कोई फांसी लगा के मरा है ना, वो भी पता लगाया जा सकता है इन्हीं सब टेक्निक से। ठीक है, या कैसे मरा है। ठीक है, तो ये जो पुलिस वाले होते हैं वो वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, वहां भी डॉक्टर होते हैं, पुलिस में भी डॉक्टर होते हैं, है ना। वो लोग, उन लोगों का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अलग होता है ना। मैंने बीएचयू का एग्जाम निकाला था फॉरेंसिक का, फिर मैंने छोड़ दिया। इलाज करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं, है ना। अच्छे अच्छों का इलाज करो। अरे हम तो हाथी का भी इलाज कर लेंगे, इंसान तो बड़ी बात, छोटी बात, मिटा देंगे। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं बेटा, थर्मामीटर से, है ना। तो थर्मामीटर ना हो तो क्या करेंगे, हर जगह थोड़ी ना थर्मामीटर होता है, डॉक्टर हो तो रखोगे अपने पास ना। मेरा चोरी हो गया, तो आप थर्मामीटर चुरा लिए। मैं बीमार था तो खरीदा था और उसको लोग चुरा ले होंगे, 400-500 रुपए का चूना लगा दिया। नहीं, अब मैं यार गरीब मास्टर हूँ, है ना। अभी मुझे पैसे भी नहीं कमाता हूँ कि मैं नया खरीद लूँ। और डॉक्टर तो भी सबसे गरीब है, एक तो वेटनरी वाले वैसे ही माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। काम आना चाहिए आपके पास, आपको काम आना चाहिए तो आपके पास काम ऑलरेडी आएगा। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व ये करना है, वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व, दैट इज आई आर बी। ये क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्या बात समझी डेफिनेशन में, फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, गई अंदर, ठीक है, और साथ में ही हम क्या करें, अब क्या हो गया, आईआरबी हो गया। क्या हो गया, आईआरबी हो गया, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या होता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम होता है ना, कितना है 500 ml होता है। ठीक, और ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है आईआरबी का वो 2500 से क्या होगा, 3000 ml, है ना। आधा लीटर से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर से 3 लीटर तक। ठीक है, तो जब हम सांस अंदर की ओर गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं नॉर्मल के बाद, ठीक है, तो लगभग 2 लीटर गैस हम और अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सेना वाले जब जाते हैं तो
उनकी ट्रेनिंग होती है सांस सांस रोकने की, है ना। पता लगा तुम सांस लेने लगे हो, पीछे से समझ गया कि यहीं पे है जंगल में छुपा है बंदा, मार देगा, है ना। तो वहाँ पे सांस रोकने की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक। और जब ऑपरेशन वगैरह होता है वहाँ भी सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते। कितनी देर तक रोकेंगे, दर्द होने लगेगा, है ना। फिर उसका भी टाइम है, IRB का भी कुछ टाइम होगा कि इतनी देर तक रोक सकते हो, नहीं तो अंदर सब ब्लास्टिंग हो जाएगी, है ना। क्लियर। तो ये होता है IRB। अब बताओ, ये IRB हो गया। IRB क्या है, चलो बताओ। अंदर लिए सांस, अब हो गया IRB। विभा करके बताएं। बाबा रामदेव करते नहीं है, है ना, वही है। तो दिस इज द IRB, ठीक है। इसका वॉल्यूम बेटा याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम की इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड। अगला क्या होगा बताओ, तीसरा। ये इंस्पायरेटरी था, तो ये क्या होगा, एक्सपायरेटरी। ये रिजर्व है ना, देखो क्या कह रहा है, रिजर्व। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी। ERB, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, एक्सपायरेशन, ठीक है, नोट करो। ओके, ये कितना होगा बेटा, इसको भी इसी तरीके से करना है। ये कितना होगा, 1100 ml से 1200, ये कम होता है, एक्सपायरेशन में जो हवा होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करो, 1200 ml से, है ना, 1100 से 1200 ml, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सांस हम नॉर्मल ले रहे थे, देखो टाइडल गया, है ना, क्या हुआ, IRB हो गया, ठीक है। फिर नॉर्मल सांस छोड़ी, टाइडल बाहर आया, ठीक। इसके बाद करो ऐसे, है ना। तो ये कितनी एयर गई बाहर, 1100 से 1200 एयर, है ना। टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या, एक्सपायरेटरी, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेटरी, ठीक है। ये तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्लियर। मतलब हम 500 ml एयर को निकालने के बाद भी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम करीब 1 लीटर एयर को फोर्सफुल्ली एक्सपायर करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बाबा रामदेव कहते हैं अनुलोम विलोम किया करो। क्या किया करो, अनुलोम विलोम, है ना। और आप लोग तो सब फिट फाइन है ना, तो पेट वेट है नहीं, हमारे है थोड़ा सा, तो हम अनुलोम विलोम करते हैं तो कम हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स होती हैं इन पे प्रेशर पड़ता है, एब्डोमिनल मसल्स, है ना। उससे क्या होता है, यहाँ का फैटी टिश्यू कम होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है या इधर उधर जाता है, शिफ्ट होता है, तो कम होता है। सच है, करके देखना जब कभी मोटे होने लगना, ठीक है। तो समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है भाई, बहुत एक सेकंड, इसको लिख लो, कितना, 1000 ml से 11, इसको लिख लो क्योंकि आगे रेसिडुअल में दिक्कत आएगी, ठीक है। 1000 से 1100, इसीलिए इसको क्या मान ली मैंने बोला था, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, ठीक। ये हो गया, मिटा दे। देखो एक बार अगर धरती पर आप आ गए, है ना, मम्मी के यूट्रस से, और आपने सांस ले ली, रो गए, है ना, तो फिर एक एयर होती है, उसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या नाम है, रेसिडुअल वॉल्यूम। वो एयर आपके अंदर भर जाती है, आपके लंग्स में भर जाती है, ठीक। तो उसका नाम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम।
चौथा पॉइंट लिखेंगे बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी होगी, 1100 से 1200 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेसिडुअल। ठीक, मतलब आपने सांस को कस के गहरी सांस लेकर के बाहर कर दिया और उसके बाद भी ये सांस बची हुई है ना, तो इसे क्या कहते हैं, ये जो एयर है बची हुई है, ठीक, लंग्स के अंदर हमेशा। एक बार अगर बंदा सांस ले लिया धरती पर आकर के, तो इसका मतलब उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम फिल हो गया, ठीक है। और वो कितना होता है, लगभग 1 लीटर ही होता है। ये हमेशा रहता है, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये लंग्स की कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर इतना रेसिडुअल वॉल्यूम बचा करके रखती है, ठीक है। नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, या फिर बाहर सांस हम फोर्सफुली छोड़ रहे हैं, ईआरबी भी कर ले रहे हैं, उसके बाद भी 500 ml एयर लंग्स के अंदर भरी रहती है। ये ऐसा क्यों है, ताकि जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना करें, आपस में चिपके नहीं तो चिपक जाएंगे अगर लंग्स एक बार, फिर तो तुम्हारा काम तमाम विद इन सेकेंड, है ना। इसलिए ऊपर वाले ने सारी व्यवस्था बना रखी है ना। इन्हीं वॉल्यूम्स से, इन्हीं कैपेसिटीज से हम क्या पता करते हैं, डायग्नोसिस पता करते हैं कि कैसी बीमारी हो सकती है ना। क्लियर, ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, तो ये ध्यान रखें, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं कैपेसिटी, किस पे चले, कैपेसिटी। कितना बच गया बेटा, 7 टाइम है, हो जाएगा। ये जानबूझ के मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है ताकि आप लोग गलती ना करें, है ना। माइक लगवा लें, ठीक है, बार बार ये, ठीक है। तो ये है, अब चलते हैं कैपेसिटीज पे, किस पे, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जो है, पहले टाइप की जो कैपेसिटी है वो क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी बेटा, दो बातें हुई है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, पहली क्या होगी बेटा, टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या होगा, आई आर डी, ठीक है, ये ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई आर बी क्या है, कितना था बेटा, 3 लीटर लगभग, है ना, कितना था, 3000 ml। और ये कितना था, 500 ml। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3500 ml, ठीक है। तो दिस इज द कितना, 3500 ml, लगभग 3.5 लीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो 3000 ml, ठीक है। तो ये कितना होता है, 2500 से होता है 3000 ml, ठीक है। एक याद कर लो ये डेटा ऊपर वाला, है ना, जो ज्यादा होता है, क्लियर। तो इसमें देखो क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज में कितनी क्षमता है लंग्स की, है ना। नॉर्मल सांस लेने के बाद भी हम लोग, है ना, लगभग 3 लीटर एयर को अंदर ले सकते हैं, है ना, नॉर्मल लिए, है ना। ये दिस इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्लियर। फिर इसी तरीके से क्या होगा बताओ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, एक्सपायरेटरी,
तो ये हो जाएगा ERB, है ना। और ERB आपका कितना था बेटा, 1100 से 1 मीटर से 1100 है ना, 1000 to 1100 ml। और प्लस ये ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 1500 से क्या ml हो जाएगा ना, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाओ थर्ड, दिस इज नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल के साथ में क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो लंग्स के अंदर रेसिड्यू बचेगा, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, ये होगा बेटा 2100 ml से लेकर के करीब होगा 2300 ml, नोट करो कितना, 2100 ml से लेकर के 2300 ml तक होगा, ठीक है। ये याद नहीं करना, इसकी डिफिनीशन याद करना, ठीक। इसका जो वैल्यू है ये नहीं याद होगा तब भी कोई चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब चलते हैं जिंदा रहने वाली कैपेसिटी, मिटा दूं, बताइए। हो गया, अब आ जाओ चौथा। चौथी कैपेसिटी क्या है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है इसमें क्या आएगा आपका ERB प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। सभी को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, वाइटल कैपेसिटी मिलेगी। टाइडल वॉल्यूम अंदर गया, है ना। इसके बाद इंस्पायरेशन किया हमने, है ना, वो गया। और फिर एक्सपायरेशन किया, जो नॉर्मल हम जिंदा जब रहते हैं इसीलिए नाम पड़ा इसका वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जीवित, ठीक है, या जरूरी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक। तो इस टाइम पे जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसी को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, ERB IRB, ठीक है, IRB ERB। तो इन सभी का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो जो भी बनेगा वॉल्यूम वो होगा क्या, वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC। तो ये VC कितना होता है बेटा, 400 से 4000 से 4500 ml, मतलब 4.5 लीटर, कितना, 4.5 लीटर, क्लियर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो,
TLC क्या कहेंगे इसको? टोटल, आगे बोलो, लंग्स कैपेसिटी, यही कहेंगे ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी, दैट इज TLC। TLC तो TLC कितना होगा? इसमें आएगा बेटा RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV प्लस TB प्लस IRV, सभी का वॉल्यूम ऐड करो, है ना। रेजिडुअल का कितना है? 1200 ml, ERV का 1100, TB का 500, IRV का 3000, है ना। पूरा अगर आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना बनेगा बेटा? लगभग ये बनता है 50, TLC कितना बनेगा? 5100 ml टू कितना? 5800 ml, लगभग 6 लीटर, कितना? 6 लीटर। ये मोटा फिगर याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5100 ml टू 5800 ml, मतलब 6 लीटर लगभग होता है। तो हमारे फेफड़े के अंदर कंप्लीट कितनी एयर आ सकती है? 6 लीटर। 1 मिनट में ये पूरा काम होता है ना। 1 मिनट के अंदर ये कहानी हमें देखने को मिलती है। रिस्पायरेशन रेट कितना होता है बेटा? रिस्पायरेशन रेट कितना होता है? 12 से 16 बार प्रति मिनट, है ना। 12 से 16 टाइम पर मिनट। क्लियर? तो ये याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद कुछ फार्मूले हम बता देते हैं जिससे आसानी होती है याद करने में। ओके, मिटाएं। अगर हम बात करते हैं टीएलसी, तो टीएलसी में क्या आएगा? आईसी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस एफआरसी कर देंगे तो मिल जाएगा क्या? टीएलसी याद कर लेना, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है। वीसी क्या होगा? वीसी क्या होगा? वीसी क्या होगा, है ना। तो टीएलसी से अगर हम माइनस कर दें आर तब भी हमारा वीसी बनेगा। आईसी से अगर हम ऐड कर दें आईआर ईआरई तब भी आपका वीसी बनेगा। और ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में अगर हम लोग आईआरसी ऐड कर दें तब भी क्या बनेगा? वीसी। इंस्पायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी अगर ऐड कर दें इसमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में तब भी आपका बनेगा वीसी। तो वीसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और सबसे ज्यादा क्या क्या पूछेगा आपसे बताओ? टीबी पूछेगा, ठीक है, डेड स्पेस पूछेगा, और बहुत कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो आईआरबी, है ना, और आरबी पूछेगा, ईआरबी पूछेगा। ठीक है, बहुत हल्का सवाल आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पीबी, डीएस और आरबी टिक कर लो, इन्हीं में से कोई एक आएगा। 3 सवाल, ठीक है। इन 3 को पढ़ाने के लिए हमें पूरा पढ़ाना पड़ता है। आप पूरा एग्जाम पेपर 10 साल का उठा के देख लो, क्वेश्चन इन्हीं 3 के इर्द गिर्द रहता है। क्लियर? तो आज की कथा यहीं तक, इसके आगे की कथा हम लोग इसी चैनल पर कल पढ़ेंगे। कितने बजे? 6:30, 6:30 बजे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आना कितने बजे? 6:15 से 6:30 के बीच में सभी लोग आते हैं, इसलिए क्लास आपकी स्टार्ट होगी 6:30 बजे। तो आप वेट कर लिया करिए, ठीक है। और अगर गर्ल्स अकेले हैं तो बाहर वेट कर लिया करें,
ठीक है, क्लियर। जब कोई सब लोग आ जाओ